तो स्टार्ट करें सेशन आज का। तो हमने क्लास 9th डेमोक्रेसी में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये चैप्टर देखना शुरू किया था और इस चैप्टर में हम यहाँ तक पहुँच गए थे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तक। तो हमने अभी तक यहाँ ये देखा हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सेंस में कि दो हाउसेज होते हैं। पहला होता है हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जिसको हम कहते हैं लोकसभा, जहां के लिए चुनाव होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस, और जो लोग चुनाव में जीत कर आते हैं ये लोकसभा में बैठते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि देश में क्या कानून बनेगा, क्या पावर्स होंगी, और जितना भी कहाँ का पैसा कहाँ पे खर्च होगा, ये सब चीजें ये लोकसभा के मेंबर्स डिसाइड करते हैं, जो कि इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। तो ये फर्स्ट हाउस हो गया। सेकेंड हाउस हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं राज्यसभा, या अपर हाउस भी हम इसे कह सकते हैं। यहां के लोग जो होते हैं दीज आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जितने भी अलग अलग राज्यों के लेवल के जितने एमएलएज होते हैं वो मिलके अपने अपने राज्य से कुछ कुछ लोगों को चुनते हैं, वो राज्यसभा में पहुंचते हैं, और ऑब्वियसली नाम से क्लियर होगा कि राज्य को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग राज्यों को। और कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो अपने अपने फील्ड के डिस्टिंग्विश्ड लोग होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कि आप भी अपने राय विचार, अपना तजुर्बा आप शेयर कर सके, देश के डिसीजन मेकिंग में आप भी हिस्सेदार बन सकें। जो लोग राजनीति में नहीं है और जो चुनाव नहीं लड़ते, ऐसे लोगों की भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में शामिल करने वाली फिलॉसफी है। तो एक लोकसभा, एंड लोकसभा का ही दूसरी तरफ राज्यसभा। एंड फिर इसके बाद ये कोई भी कानून दोनों जगह से पास होने के बाद आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पार्ट है उस पूरे ओवरऑल सिस्टम के। तो अब यहां से हम देखना शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, इनको देखना शुरू करते हैं। तो एनी ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी कानून है, कोई भी सिंपल कानून है, इसको दोनों हाउसेस से पास होना पड़ेगा, तब जाके फिर ये पहुंचेगा इसके पास, जो प्रेसिडेंट के पास, तब जाके फिर वो एक प्रॉपर कानून बनेगा। और अगर ऐसा होता है, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस, कि मान लीजिए लोकसभा से कोई कानून शुरुआत हुई और राज्यसभा में उस चीज को, कानून को ठीक नहीं माना गया, कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं, और राज्यसभा में वो कानून दोबारा से वापस कर दिया लोकसभा पे कि इसमें कुछ चेंजेस करके लाइए। तो ऐसे अगर कुछ सीन सिचुएशन होते हैं तो जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है ये जॉइंट सेशन में लिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के लोग एक साथ बैठते हैं, डिस्कशन होता है, और फिर लास्ट में वोटिंग होती है। और वोटिंग जब होगी तो ऑब्वियसली आप ये चीज पाएंगे, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो लोकसभा में लोग ज्यादा हैं, लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। तो इस वजह से जब भी ऐसा जॉइंट सेशन में वोटिंग की बात आती है, लोकसभा का पलड़ा भारी रहेगा। तो होगा वही जो एट द एंड लोकसभा चाहेगी, होगा वही। लेकिन अब अगर आपके दिमाग में ख्याल है कि अच्छा, अगर होना वही है जो लोकसभा के लोग चाह रहे हैं, तो राज्यसभा के लोग होने का मतलब क्या बना? तो वही वाली बात है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि इसी प्रोसेस के दौरान कोई कानून और डिस्कशन हो रहा है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे और बातें हो रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि राज्यसभा में ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति से जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी अपनी राय देते हैं। और जब डिस्कशन होता है किसी मुद्दे पे, तो डिस्कशन देश के आगे खुलता है, मीडिया में उसकी चर्चा होती है, बात होती है। तो अलग अलग तरीके से डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। पास तो करा लेगी लोकसभा, लेकिन यूं ही ऐसे ही पास नहीं हो जाएगा। तो ये इसका फायदा है कि कम से कम एक डिबेट्स, डिस्कशंस होंगे, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बातें होंगी। इसके बाद दूसरी चीज, लोकसभा के पास ज्यादा पावर है इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स। एक तो यहां पे जो हमने ये चीज लिखा है कि ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ यानी कि सिंपल तरह के कानून जिसमें पैसे रुपए का लेन देन नहीं है, कि इतना पैसा आया है तो इस पैसे को हमें कहां लगाना है, ये वाली जो चीजें होती है, इसको कहा जाता है मनी मैटर्स या मनी बिल, जिसको कहा जाता है। तो ये मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होते हैं, और लोकसभा पास करती है द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितने भी पैसे से जुड़ी चीजें हैं ये लोकसभा में पास होंगे, और राज्यसभा ऐसे जो मनी मैटर्स हैं
इनको रिजेक्ट नहीं कर सकती, यहां पे इसको मानना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा ये कर सकती है कि मनी बिल्स को 14 दिन के लिए डीले कर सकती है, कि उनको सोचने विचारने का टाइम, बातचीत करने के टाइम में 14 दिन लगा सकती है राज्यसभा, और थोड़े बहुत चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। लेकिन जो भी चेंजेस ये सजेस्ट करेंगे, लोकसभा के लोग बाध्य नहीं है कि वो चेंजेस माने ही जाएंगे। अगर चेंजेस मानने का मन है तो लोकसभा क्या पता लॉज में कुछ चेंज कर दे, नहीं मन है तो नहीं करेगी। तो मनी मैटर्स के सेंस में पूरी तरीके से पावर लोकसभा के पास है। अच्छा, ये मनी मैटर्स या मनी बिल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? तो आपको कोई भी नया टैक्स लगाना है, कोई भी टैक्स हटाना है, किसी टैक्स में आपको थोड़ी सी छूट देनी है, या कुछ चेंज करना है, कुछ रेगुलेशन करना है किसी भी टैक्स का, या तो फिर कहां से पैसा उधार लिया जाना है, ये सब जितनी चीजें होती हैं। इसके बाद जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या फिर कंटिंजेंसी फंड, यहां से जितना भी पेमेंट किया जाना है, जितना पैसा निकाला जाना है, ये सब की सब चीजें मनी बिल में आती हैं। तो पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये सब का सब लोकसभा डिसाइड करता है। और ऑब्वियसली एट द एंड वही वाली बात है कि जिन लोगों को जनता ने चुना है, वो जनता ने जिन लोगों को चुना है, उन लोगों के पास पावर्स रहे। तो ये वाली फिलॉसफी है, ठीक है। तो ये मनी बिल्स ये सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट होते हैं, राज्यसभा इनको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इसके बाद अब जैसे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल में। ऑर्डिनरी बिल कोई सिंपल सा कानून जिसमें पैसे रुपए का कोई लेन देन नहीं है, कि जिसमें टैक्स कितना लगाया जाए, कहां खर्च किया जाए, ये कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना भी कोई ऑर्डिनरी बिल लाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे ये बात करी जाए कि नेताओं के लिए कुछ ऐसा इंटरव्यू सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, समझ रहे, ये वाली जो बातें खावो ख्याल वाली, जहां पैसे से रिलेटेड नहीं है, ये फिर कोई भी ला सकता है बिल। ये लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी ला सकता है। ऑर्डिनरी बिल जो है, इनको अमेंड किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है बाय द राज्यसभा। इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। 6 महीने तक कोई नॉर्मल बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा रह सकता है, और इसको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रॉम द स्पीकर और की राज्यसभा में जाने के लिए। एग्जैक्टली दूसरी तरफ अगर हम देखें मनी बिल्स के सेंस में, तो ये पैसे रुपए से जुड़ी चीजें ये इंट्रोड्यूस हो सकती हैं सिर्फ लोकसभा में, और कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, और ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल्स इनिशिएट होते हैं। राज्यसभा इनको ना अमेंड कर सकती है, ना रिजेक्ट कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए इसको होल्ड पे रख सकती है। और इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। जब लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, जब ये उस चीज को सर्टिफाई कर देंगे, तभी ट्रांसमिट होगा ये बिल राज्यसभा में। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल में। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो लोकसभा के बारे में हमने अभी तक ये जरूर देखा था कि जनता से चुने हुए लोग लोकसभा में पहुंचते हैं, और लोकसभा में एक ग्रुप जो मेजॉरिटी बनाएगा उसकी सरकार बनेगी। तो लोकसभा कंट्रोल करती है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो मंत्रिमंडल होता है। और इस सेंस में, और इन्हीं लोकसभा में ही कोई मेंबर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा से चुने जाएंगे। और क्योंकि लोकसभा में ये प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इस वजह से एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सरकार, देखिए जो लोग चुनकर आ गए वो तो अब 5 साल रहेंगे पावर में, और वो क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, एक ग्रुप बन गया है, तो कोई भी कानून ला सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो कुछ ऐसा कानून लाते हैं जो बड़ा, कुछ भी बहुत अजीब हो सकता है, कि कुछ उसके डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं,
या तो फिर सरकार कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलतियां करती है कि उन गलतियों का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या पड़ रहा है। कोई भी ऐसी सीन सिचुएशन जहां पे लोगों के अंदर ये, मंत्रियों के अंदर, जनता के अंदर ये आए कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस का मतलब हमें विश्वास नहीं है, और इसका हिंदी का ट्रांसलेशन भी यही है, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें ये जितने भी लोग अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट करते हैं। और जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन ये स्टार्ट करते हैं तो एक मुद्दे पे बातचीत करी जाएगी, जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे स्पीकर को कन्वे किया जाएगा कि हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, और कम से कम एक डेफिनेट लेवल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस चीज को मतलब सहमति भरी हो कि हाँ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर रहे हैं। स्पीकर तक बात ले जाई जाती है और स्पीकर इस चीज की सहमति देते हैं कि ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लाइए। नहीं, डिस्कशन होगा और फिर से वोटिंग होगी वहां पे। अब जैसे वही चीज जो हमने कहा कि मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के लिए एक ग्रुप बनेगा। अब ग्रुप बनेगा तब एक मेजॉरिटी हो गई, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो तो मुट्ठी भर लोग है, कुछ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन्हीं के पास सारी पावर है। तो अब जब ये दोबारा से वोटिंग होगी लोकसभा में कि आप चाहते हैं कि ये चीज हो कि ना हो, तो सब लोग फिर से वोटिंग करेंगे। तो क्या पता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो मेजॉरिटी ग्रुप जो बना है इसमें से एक धड़ा निकल जाए, दूसरी तरफ वोट कर दे, तो इनकी पार्टी गिर जाएगी, इनका मेजॉरिटी टूट जाएगी, तो वो सरकार डिसॉल्व हो जाएगी और दोबारा से फिर उस पार्लियामेंट से दोबारा से कोई एक नया ग्रुप बन के तैयार हो जो मेजॉरिटी साबित करे। ठीक है, तो ये तब होता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था ये 1963 में पास हुआ था, और ये तो खैर ये जो आर्टिकल मैंने लगाया थोड़े कई साल पहले का आर्टिकल है, और इंदिरा गांधी इनके खिलाफ 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुए थे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत मतलब वैसे के सेंस में बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है, सरकार बदलने के सेंस में कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास मेजॉरिटी है वो कैसे ना कैसे करके वो मेजॉरिटी है, और जिनका गठबंधन उसने किया है, जिनके पास पावर है, जिन्होंने गठबंधन किया है, ऑलरेडी वो कानून लाने से पहले, कुछ चेंज करने से पहले वो इतना आपस में डिस्कशन, बातचीत रहता है। लेकिन इसका फायदा क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? कि पहली बात तो एक मौका मिलता है फिर से वोटिंग का और ये सब चीजों करने का मौका मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं खास मुद्दों पे। अब जैसे कि जो सबसे हाल के टाइम में रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, ये अभी कुछ दिन पहले पास हुआ था, जहां पे मणिपुर के जो हालात इतने खराब हो रखे हैं, अभी भी बहुत बुरे हाल चल रहा है मणिपुर में। तो मणिपुर के नाम पे जितने अपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था कि हिंदुस्तान की सरकार मणिपुर पे उतना ध्यान नहीं दे रही वहां का सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, और क्योंकि मणिपुर एक अच्छा खासा एक राज्य है हिंदुस्तान का, तो इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने पास किया, और इसी बहाने डिस्कशन हुआ मणिपुर के मुद्दे पे। तो ये फायदा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनको छोड़ना पड़ जाएगा अपनी सीट, एंड लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब लोकसभा नहीं, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर से मेजॉरिटी ग्रुप आप ढूंढिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन बस ये है कि जनता तक ये बात चली जाए कि कुछ डिस्कशन की जरूरत है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और डिस्कशन हो। ये सबसे बड़ा मोटिव है इसका। और अगर सच में सरकार ने कुछ ऐसे बहुत गड़बड़ियां करी हैं तो ये पास भी हो जाएगा। अब मान लीजिए चुनाव के टाइम पे ग्रुप बना लिया, तो खैर वो हमेशा पास नहीं होते नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि गठबंधन है, और लेकिन कम से कम एक मौका मिलता है डिस्कशन का। तो ये इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन है। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार नो कॉन्फिडेंस आया, तो 15 बार ये होता है कि ऑपोजिशन जो मेंबर्स हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में, इनको प्रॉपर टाइम मिलता है अपनी बात रखने का। प्राइम मिनिस्टर बाध्य है कि वो इन सब सवालों पे जवाब दे, डिस्कशन करे।
तो ये कुछ खासियत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की कि जुलाई 1993 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। तो गवर्नमेंट वन द कॉन्फिडेंस वोट। और इसी तरीके से, और ये जैसे एक बार जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल रहा था अप्रैल 1999 में, जहां पे वाजपेयी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और सरकार गिर गई थी, एक वोट से सरकार गिरी थी, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से ही गिरी थी। मिनिस्टर्स को ऐसा डर नहीं होता है आमतौर पे कि जान का खतरा या, लेकिन हाँ ये जरूर है, आपने जिसके साथ गठबंधन किया है आप उसके खिलाफ में वोटिंग कर दो तो ऑब्वियसली वो एक पर्सनल रिश्ते जरूर खराब हो। 2003 में जीता गया। इसके बाद यहाँ पे 2008 में मनमोहन सिंह के खिलाफ ये न्यूक्लियर डील जो हो रही थी, जब न्यूक्लियर डील की ये जैसे यही चीज है, सरकार आई और न्यूक्लियर डील इन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो अचानक से ये एक एंजाइटी सबके अंदर आ गई कहीं इसका बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। तो अब सरकार है तो पास तो हो जाएगा कानून, लेकिन वो कानून पे इतना डिस्कशन हो पाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और तो फिर इसी बात पे एक लंबा डिस्कशन हुआ वोटिंग। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के। तो लोकसभा एंड राज्यसभा के डिफरेंसेस के सेंस में आप देखते हैं तो एक तरफ है लोकसभा, इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और ये इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनकी होती करीब करीब 550। मनी बिल्स जो है ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और ये ग्रांट्स जितने भी पैसे रुपए से रिलेटेड, टैक्स लगाना है, टैक्स कम करना है, कहाँ का पैसा कहाँ लगाना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब यही होगा। और लोकसभा इज मोर पावरफुल एंड लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है। टेम्परेरी हाउस का मतलब लोकसभा भंग हो सकती है, क्या पता 5 साल से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, कि दोबारा से चुनाव होंगे, ये लोकसभा भंग कर देगी, हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। राज्यों की विधानसभा से अलग अलग लोग अलग अलग राज्य के लेवल पे चुनाव करते हैं, तो फिर राज्यसभा में अलग अलग प्रदेश से या राज्य से लोग पहुंचते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब लोकसभा राज्यसभा का भी भंग नहीं होती। लोकसभा का क्या है, 5 साल हुए, लोकसभा अपने आप डिसॉल्व, अब चुनाव होगा तो अगली लोकसभा बनेगी, तो पहले तो बाय डिफॉल्ट ये 5-5 साल में डिसॉल्व होनी है, और अगर बीच में कभी कुछ ऐसा सीन सिनेरियो आ गया तब भी डिसॉल्व हो जानी है। राज्यसभा ऑन दी अदर हैंड ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। बस इसमें यह है कि इसके मेंबर्स 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। इसमें पुराने लोग रिटायर होते जाते हैं और नए लोग आते जाते हैं, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं। यहां पे तो ये है कि चुनाव 5 साल के लिए आपको मिले थे, सांसदी 5 साल हो गया, लोकसभा डिसॉल्व, अब अगली लोकसभा चुनाव के बाद आएगी। इसमें 250 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा की बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है, डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर मनी बिल्स, और इट इज लेस पावरफुल देन द लोकसभा। इसको बस एक चेक एंड बैलेंसेस के सेंस में इसको रखा गया है कि ऐसा भी ना हो कि लोकसभा के जो मन में आए, अब जिसपे पावर हो तो सीधा झट से सीधा साइन हुआ, ऑर्डर हो गया, लेकिन कम से कम एक यहाँ पे प्रोसेस एक और जुड़ गया और राज्यों के लेवल पे एक पावर आती है। ठीक है, तो ये लोकसभा, अगर कुछ इसके एडिशनल पॉइंट्स के सेंस में देखें लोकसभा के, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको यूनियन गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं, 545 मेंबर्स, जिसमें से 530 मेंबर राज्यों से चुने जाते हैं, करीब करीब 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नहीं है, रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से 2 एंग्लो इंडियंस को चुन सकता है लोकसभा का हिस्सा बनने के लिए। और इसके बाद यहां से अगर हम कहें कि 545 मेंबर्स, तो एक कमेटी बनी जिसका नाम था डीलिमिटेशन कमीशन, कि हिंदुस्तान की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आबादी के हिसाब से ही होना चाहिए। क्या आबादी हिंदुस्तान की उस टाइम पे थी
आज के टाइम पे कहीं ज्यादा आबादी है तो लोग भी ज्यादा हों। जब लोग ज्यादा होंगे जो यहाँ पहुंचेंगे तो ये थोड़ा सा और क्या पता बेटर सिस्टम बने और भी अलग अलग लोग आ सके। तो ये जो लिमिटेशन आया, डीलिमिटेशन किया जाएगा 2026 तक के लिए, इसको फ्रीज कर दिया गया था। 2026 में डीलिमिटेशन होगा। तो डीलिमिटेशन का मतलब अभी लिमिट लगा रखी है ना आपने कि 545 सीट होंगी, 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट लगा रखी है। डीलिमिटेशन यानी कि इस लिमिट को आप थोड़ा सा खोलेंगे। तो डीलिमिटेशन के सेंस में जैसे मैं आपको बताऊं, ये कहीं मैंने इसका स्लाइड लगाया भी है, डीलिमिटेशन के बाद हर राज्य की सीटें बढ़ेंगी। अब जैसे यूपी में अभी 80 सीट है और ये उस जमाने की आबादी के हिसाब से डिसाइड हुआ था। अब जब 2026 में डीलिमिटेशन किया जाएगा, 2026 का डीलिमिटेशन, तो यूपी में 143 सीटें हो जाएंगी। इसी तरीके से अगला जो बड़ा राज्य है महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48 सीटें बढ़ के हो जाएंगी 76। और यूं इसी तरीके से हर राज्य की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से उस राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए जाएंगे और लोकसभा में करीब करीब 850 मेंबर्स हो जाएंगे। अब ये डीलिमिटेशन के सेंस में जो साउथ के स्टेट्स हैं इनको एक बहुत खतरा नजर आता है और इनके लिए ये ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसएडवांटेज की बात होगी, साउथ के स्टेट्स, क्योंकि साउथ की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू नॉर्थ की आबादी। हिंदुस्तान की आधी आबादी तो ये गंगा बेसिन के आसपास ही रहती है। सोचिए इतनी आबादी नॉर्थ में है, तो डेमोक्रेसी में हर चीज आबादी के हिसाब से चलेगा। लेकिन यहां पे जो साउथ का डिवाइड है ये कल्चर के हिसाब से, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो इस सेंस में साउथ के लोगों को बड़ा एंजाइटी है डीलिमिटेशन से, क्योंकि इनकी पावर थोड़ी सी और कम हो जाएगी। मतलब इस सेंस में कि अभी कुछ राज्य नॉर्थ के अगर आपने जीत लिए तो आपके पास इतनी पावर आ जाएगी, इतने एमपीज होंगे आपके, और साउथ का सब मिला लीजिए तब भी बहुत कम है इनकी। इसके बाद डिफेक्शन लॉ, कोई भी एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट कर दे या फिर किसी भी वोटिंग के दौरान वो एब्सटेन करता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एब्सर्ड सी चीज है लेकिन है। और या तो फिर वो अगर खुद से पार्टी छोड़ देता है तो भी उसे, जिस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ के आप एमपी बने थे, अगर आप पार्टी छोड़ देते हो तो आपको एमपी का वो टैग भी छोड़ना पड़ेगा। इनका ओथ होता है बिफोर द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होता है वो इनको ओथ दिलाता है। और अगर आप बिना ओथ लिए लोकसभा में बैठने लग जाएं तो आप पे फाइन पड़ेगा पर डे 500 रुपए का। हर चीज का कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट है। इसके बाद अगर वेकेशन ऑफ सीट, किसी जगह पे अगर कोई सीट खाली हो जाती है, हाँ वेकेशन ऑफ सीट ये तो है कि दोबारा से, इनको बाई पोल्स कहते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है और अगर इन केस आप गायब हैं तो आपको पहले तो चेयरमैन या स्पीकर को लिख के देना पड़ेगा कि आप नहीं आ पाएंगे, और बिना बताए अगर आप 60 दिन से ज्यादा अगर गायब रहे तो फिर आपको मान लिया जाएगा कि आपका मतलब सीट डिसॉल्व कर दी जाएगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा में कौन कौन प्रिसाइड करेंगे, तो लोकसभा चुनती है स्पीकर। ये जरूर एक याद रखने वाली चीज है, स्पीकर होता है लोकसभा में, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। और इनका काम यह है कि लोकसभा की डिग्निटी या सम्मान एक बना रहे और ये इम्पार्शियली बिहेव करे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे आते हैं जहां एक आदमी तो चाहिए जो कि कंडक्ट करे डिस्कशंस को, बातचीत को और अलग अलग चीजों को। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे कुछ लोग को पास करना है तो स्पीकर के पास लेके जाएंगे कि हमें आज ये करना है। कुछ कई सारे सवाल आपको पहले स्पीकर को बोलने पड़ेंगे कि हमें ये डिस्कशन चाहिए। तो एक स्पीकर या कोई एक हेड के जैसा चाहिए आपको, जो कोऑर्डिनेट कर सके इतने सारे लोगों को। 550 लोग बहुत होता है, तो कई सारे केसेस में स्पीकर की जरूरत होती है, तो ये पोस्ट बनाई गई है। इनका काम है, ये ऑब्वियसली किसी ना किसी पार्टी के होंगे, कोई एमपी ही होंगे जो स्पीकर बनेंगे। ठीक है, तो इनका ये भी काम है इम्पार्शियल रहे, कि ऐसा नहीं कि अपनी पार्टी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब ये कॉन्शियस पे छोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद
इनका इंडिपेंडेंस इंश्योर किया गया है स्पीकर का। जो स्पीकर है ये आजादी से काम कर पाए, इसको इस तरीके से इंश्योर करने की कोशिश करी गई कि इनकी जो सैलरी होगी ये आएगी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनकी सैलरी का सिस्टम पूरा अलग है। इनके कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता कि इनकी सैलरी कम कर दे या रोके, किसी भी सेंस में इनका पूरा सिस्टम अलग है। तो ये कल्पना करी गई कि आप इनका सैलरी अलग कर दोगे तो इन पे मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो थोड़ा कम रहेगा। इसके बाद लोकसभा में होते हैं सेक्रेटरी जनरल, एक पोस्ट है जो कि स्पीकर के एडवाइजर के तौर पे काम करेंगे। ये होते हैं सिविल सर्वेंट। और लोकसभा में ही होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे, उनको ये पोस्ट मिलती है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ये लोकसभा के सेंस में हो गया। अब राज्यसभा में करीब करीब 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 सीटें आएंगी फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो वैल्यूएबल इंसाइट दे सकते हैं देश के लॉ मेकिंग में बिना चुनाव लड़े हुए। ठीक है, तो ये इनका हो गया राज्यसभा का हिसाब। तो हमने अभी तक पार्लियामेंट देखा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस देखे, तो हमने लेजिस्लेचर वाला पोर्शन कवर कर लिया एक तरीके से। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव ये लोग जिनके पास एक्चुअली में पावर है और जो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं या यूं कह लीजिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स कौन है? इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। आपने जो पॉलिसीज बनाई उनको एग्जीक्यूट करना। और जब हम बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट, तो हम एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पोर्शन की बात कर रहे होते हैं। लेजिस्लेचर एक बड़ा ग्रुप, ये थोड़ा छोटा ग्रुप, लेकिन इनके पास पावर है। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके, ये भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। और इन लोगों के साथ जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि इनको एडवाइज करते हैं, इनको अलग अलग मुद्दों पे हेल्प करते हैं, ये लोग भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। ठीक है, जितने भी आईएएस पीसीएस, ये जैसे सरदार पटेल फर्स्ट बैच के साथ हैं ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये एडवाइजर्स बहुत काम के होते हैं हर मिनिस्ट्री में अलग अलग जगहों पे। और जैसे कि एग्जाम्पल, लोग तो चुनाव लड़के आ जाते हैं जो नेता लोग हैं, और इनको कोई भी विभाग दे दिया जाता है। तो अब वो जब नेता किसी विभाग में आए, मान लीजिए किसी को रेलवे का मंत्रालय मिल गया, तो वो नेता तो जिंदगी भर नेतागिरी करके आए हैं, तो उन्हें रेलवे के बारे में जरूरी नहीं कि सब कुछ पता हो, कि वो बहुत अलग से कुछ काम कर पाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एडवाइजर जो रेलवे मिनिस्ट्री में होंगे, वो तो जिंदगी भर से वही काम कर रहे हैं। उन्हें चप्पे चप्पे का पता है, उन्हें हर चीज का पता है, प्रॉब्लम्स का पता है, पिछले प्रधानमंत्री कौन थे, वो कैसे काम करते थे, पिछले मंत्री कौन थे, रेल मंत्री कौन थे, तो उनको तजुर्बा है। तो जो नया मंत्री आएगा उसको एडवाइस करना कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा करना है। अब मान लीजिए कोई फॉरेन मिनिस्ट्री में चला गया, कोई मंत्री बना, चुनाव जीता, तो उनने चुनाव जीतने तक सिर्फ ये प्रोसेस चला है कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, क्या करना है, पार्टी में क्या करना है। वहां से कोई अब बना, फॉरेन मिनिस्टर बन गया, तो अब उसे जरूरी थोड़ी ना है कि उसको जॉर्डन भेजा जाएगा, तो उसे पता हो कि पिछली बार हिंदुस्तान का कौन प्रधानमंत्री जॉर्डन गया था, क्या बोल के आया था, और जॉर्डन से हम क्या मंगाते हैं, क्या जॉर्डन को देते हैं। और तो ऐसे एडवाइजर्स आएंगे, वो बताएंगे मंत्री को कि सर आपसे पहले ये प्रधानमंत्री वहां गए थे, ये ऐसा ऐसा हमने डील किया था, इस डील में ऐसी ऐसी दिक्कत हुई थी, तो अब आपको जब जाना है तो आपको ये बात करनी है, ये चीज डिसाइड करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो ये लोग हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स की। तो एग्जीक्यूटिव पोर्शन में हम दो तरह के एग्जीक्यूटिव देखते हैं। पहले तरह के एग्जीक्यूटिव हो गए जो कि लोगों से चुनकर आए हैं, जिनको हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो खैर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनको लोग चुनते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुनते हैं। तो ये है पॉलिटिकल लीडर्स जो कि बड़े फैसले लेते हैं, ये हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नेता लोग। दूसरे टाइप के जो कैटेगरी हो गए एग्जीक्यूटिव में, ये वो लोग हैं जो कि वहां नौकरी करते हैं, जो इनको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज, आईएएस पीसीएस, ये सब जितने टाइप ऑफ ऑफिसर्स, ये हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट का मतलब ये है कि
ये हमेशा वहीं रहने, इनकी नौकरी है। ये तब हटेंगे वहां से जब ये रिटायर हो जाएंगे आमतौर पे, वरना अगर एक्चुअली आप एक्शन लेके हटाएं किसी को तो अलग बात है। तो इस वजह से इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा गया। तो जितने भी सिविल सर्विसेज की जॉब्स हैं ये सब इसमें आ गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो रेल मंत्री तो 5 साल बाद फिर चला जाएगा, अगला आएगा, लेकिन रेल मंत्रालय के जो सचिव हैं, जो और भी ऑफिसर्स हैं, वो तो वहीं रहने। तो ये पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो एक तरफ नेता लोग और दूसरी तरफ जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं। अब यहां से ये सवाल आता है कि ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा क्यों है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ये कहीं ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? ऐसा क्यों, जबकि हम ये बात जानते हैं कि यही लोग एडवाइजर्स होते हैं मिनिस्टर्स के, यही लोग एक्चुअली मिनिस्टर्स को बताते हैं कि आपको करना क्या है, और ये कई मुद्दों पे कहीं ज्यादा जानते हैं इन मिनिस्टर्स के मुकाबले। जो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बना है उसे शायद फाइनेंस इकोनॉमिक्स इतना नहीं आता हो जितना कि इन्हें आता है। और किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात कर सकते हैं, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की बात, किसी भी सेंस में, क्योंकि इनकी जिंदगी वहां गुजरी है। ये एग्जाम दे के आए, पढ़ाई करके आए हैं, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने हर देश को पढ़ा है, हर चीज को पढ़ा है। ठीक है, तो ये इतने जानकार हैं, इतने काबिल हैं, और मिनिस्टर्स के मुकाबले तो कहीं ज्यादा जानते हैं, कहीं ज्यादा एजुकेटेड हैं, और एग्जाम्स क्वालिफाई करके आए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि बस एग्जाम लिख दिया, प्रॉपर इंटरव्यू देकर आए हैं, तब जाके सिविल सर्वेंट बने। तो कायदे से देखा जाए तो इनको पावर कम क्यों है? तो उसका रीजन अगर आप ये कहें, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। मान लीजिए इनके पास ज्यादा पावर है, मान लेते हैं। अभी क्या है, ये जो कहेंगे, इनका मन है तो मानेंगे, नहीं मन है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, और ये जो कहेंगे कि हमें ये करना है, तो इनका काम ये है कि ये जो करना है उसको अब करने लगे, कि करना कैसे है उस चीज को डिसाइड करें। ठीक है, अगर ऐसा होता कि इनकी पावर ज्यादा होती तो ये बात सच है कि यही हो डोमिनेट कर जाते पूरे सिस्टम में। और होता क्या कि लोगों ने इनको चुना है, लोग इनको बदल सकते हैं, लोगों ने इनको नहीं चुना है, ना ही लोग इनको बदल सकते हैं, ना ही लोगों को पता है कि कौन है ये। ठीक है, तो इस वजह से डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होनी चाहिए, लोग फैसला करें। तो लोगों ने इनको चुना है, इस वजह से इनको पावर दी गई है। इनको सिर्फ असिस्ट करने के लिए लगाया गया है कि आप इनकी मदद करें। अगर इनको पावर दी गई होती तो ये ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाता, और वो डेमोक्रेसी के सेंस में थोड़ा हार्मफुल हो जाता। देखिए, एक बात ये है, पढ़े लिखे कुछ लोग, इनकी आबादी तो ऑब्वियसली कम ही है कंपैरेटिवली, अगर पढ़े लिखे कुछ लोगों के समूह को इतनी ताकत मिल जाए, अगर इनको ज्यादा पावर होती कि ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना है, तो क्या पता अच्छा हो, क्या पता खराब हो, वो तो अलग बात है। लेकिन एक बात फैक्ट है कि जनता के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको ना बदला जा सकता है, ना इनको हटाया जा सकता है। और ये तो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है, नो डाउट। लेकिन जो सिस्टम बनाए गए, ठीक है, तो जब ये सब ये जो सारे सिस्टम्स जो आप देख रहे हैं, सिस्टम्स आज के नहीं है, ये सिस्टम्स उस जमाने बनाए गए कि अभी तो राजा महाराजा से हम बाहर निकले हैं। समझना इस बात को, अभी तो हम राजा महाराजा और इनका राज नहीं होगा, जनता का राज होगा। अभी तो हम, वो ट्रांजिशन जब हुआ तब ये सब डिसाइड हुआ, और जब ये सब डिसाइड हुआ तो अब ये दुनिया चल गई है 50 साल 70 साल, तो हम इस चीज के इफेक्ट्स देखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, तो हम आज के टाइम पे कमियां निकाल सकते हैं कि देखिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, क्योंकि हम वक्त में आगे आ गए ना। ये सब जो बातें हैं, इनको पावर ज्यादा दी गई होती है, ऐसा वैसा, ये सब बातें तो तब की हैं जब ये चीजें बन रही थी, और उस टाइम पे बड़े चैलेंजेस हमारे आगे थे। तो बनाने वालों ने क्या सोच के बनाया, ये हम बता रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, वो तो बहुत बड़ा एक सिनारियो है। ऐसे तो न जाने कितने और भी चीजें हैं कि जो आम जनता के लोग हैं, जो एग्जाम नहीं भी दिए लेकिन फिर भी बहुत जानकार हैं,
उनको भी, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाना चाहिए इनके साथ में। कि जैसे आज के टाइम में जैसे प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना कभी? प्रशांत किशोर का भी एग्जैक्टली यही मोटिव था एक टाइम पे क्या, वो आज भी ये कहते हैं कि जो अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स को जरूर शामिल करना चाहिए, मतलब इन सब चीजों में, कि वो सरकार का हिस्सा बने, लैटरल एंट्री इन दी सिविल पोस्ट। कि जरूरी नहीं कि हर कोई एग्जाम निकाले, इंटरव्यू निकाले तभी ये काम कर पाए। एडवाइजिंग टू द गवर्नमेंट, तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था, व्हाइट रेवोल्यूशन था, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत डिफाइनिंग चेंजेस हुए हैं, जिन चेंजेस को ऐसे लोगों ने किया है जो कि ये सिविल सर्वेंट्स नहीं थे, ना नेता थे ना सिविल सर्वेंट्स थे, लेकिन अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। और कहीं से बस कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बात मानी गई और इंप्लीमेंट किया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम स्वामीनाथन जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो थे, ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं, तो खैर ये सब तो बातें, अब क्या हो सकता था क्या नहीं वो सब अलग बातें, लेकिन रीजन उसका ये है कि लोगों के हाथ में कंट्रोल रहे, इनको लोग बदल सकते हैं, फिर 5 साल में चुनाव होगा, इन्होंने खराब काम किया, अगली बार किसी और सरकार को ले आएंगे। अब वो काम क्या होता है क्या नहीं होता अलग बात, लेकिन कम से कम लोगों के हाथ में है। इनको पावर मिल गई तो सच में ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा। एंड ये इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मतलब ओलिगार्क तो नहीं कहेंगे, ओलिगार्की उनको कहते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप पैसे वालों का है, उनके पास ताकत है, इनको ब्यूरोक्रेटिक ही कहेंगे, लेकिन फिर भी एक प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रुप कंट्रोल कर रहा है। खैर, तो इस वजह से इनकी सिविल सर्वेंट्स की पावर कम रखी गई, वरना ये बात सच है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं ये, इनकी पावर ज्यादा दी गई होती ना, तो ये लोग किसी कहीं के लायक नहीं बचते। ये बात तो सच है। कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं। तो इसका रीजन ये, डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। तो जो मिनिस्टर्स हैं ये हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इस वजह से इनको पावर है। और एक और चीज, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल। लोग इनका कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं कि इनका नहीं पूछ सकते, इनका तो इतने सारे लोग हैं उस सेंस में। रेल मंत्री एक होगा, रेल मंत्रालय में ऐसे 50 हैं। तो मिनिस्टर का एक विजन होता है कि हमें किस तरफ बढ़ना है, और जिस तरफ बढ़ना है वो फिर ये लोग हेल्प करते हैं। मतलब इट्स मोर और लेस लाइक जैसे फिल्म बनती तो डायरेक्टर होता है, कैमरा वाले को पता है कैमरा कैसे चलाना है, माइक वाले को पता है माइक कैसे कंट्रोल करना है, सबको अपना अपना काम पता है, लेकिन वो डायरेक्टर आके एक ट्यून में लाता है इन सबको, एक विजन देता है कि हमें करना क्या है, किस तरफ बढ़ना है। तो मोर और लेस नेताओं का यही हिसाब होता है। इस तरीके से सिस्टम बनाएगा, और ऑब्वियसली हर चीज के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और यही तो पॉइंट है इन सब चीजों का कि डिस्कशन हो, कुछ और रास्ते निकल पाए, कुछ और बातें निकल पाए। तो अब हमने एग्जीक्यूटिव ब्रांच देखना शुरू किया, तो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखा। अब देखना शुरू करते हैं जो प्रॉपर एग्जीक्यूटिव जो पूरा ब्रांच है। तो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, नाम से क्लियर है, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, सारी पावर बेसिकली इनके पास है। और ये डिफरेंस क्यों है कि ये एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है लेकिन पावर इनके पास है, ऐसा क्यों? ये भी बैलेंस ऑफ पावर बनाने वाली बात है। ताकत पूरी इनके पास है, लेकिन इनके लिए एक चेक लगाया गया है, और ये खुद को भगवान ना समझने लगे, राजा ना समझने लगे, तो एक चेक के सेंस में लगाया गया है कि प्रेसिडेंट है टॉप पे, भले उसके पास पावर नहीं, लेकिन टॉप पे वो है। और प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स के बारे में तो हम जानते हैं, डिसॉल्व हो जाता है एक टाइम पे, 5 साल कंप्लीट हुए, डिसॉल्व। अब चुनाव के बाद ही अगला प्रधानमंत्री होगा, चुनाव के बाद ही अगला लोकसभा एंड मिनिस्टर्स होंगे। तो एक ऐसा टाइम आता है देश में जब ना कोई प्रधानमंत्री है ना कोई मिनिस्टर है टेक्निकली, कि मतलब वो डिसॉल्व वाले स्टेट में है, और अगला प्रधानमंत्री चुना जाना है, अगले मंत्रिमंडल चुने जाने, अभी कोई है ही नहीं। तो कोई तो हेड होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई हेड ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट है,
क्योंकि ये जब डिसॉल्व हो गए तो ये था वहां पे। और प्रेसिडेंट का काम है कि वो हेल्प करे एक प्रधानमंत्री चुनने में। अब कैसे हेल्प करे यही डिस्कस करते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं जिनके पास एक्चुअली ताकत है, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, इनसे। तो जैसे एक सवाल आया है कि आयुषी पूछते हैं कि अगर किसी मिनिस्टर को उसकी मिनिस्ट्री की कोई नॉलेज ना हो तो ऐसा कई बार होता है कि मिनिस्टर्स को अपने मिनिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं होता है। ऐसा कई बार होता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहले, तो चुनाव लड़ने में ही पूरा ध्यान चला जाता है सारा। क्योंकि आदमी ये थोड़ी सोचता है कि मैं जब चुन के आऊंगा, जब मैं मंत्री बनूंगा तो मैं ये वाला मंत्री बनूंगा, तो मैं इसकी पढ़ाई अभी से करूं। ऐसा नहीं होता है। अभी तो पता ही नहीं चुनाव आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे। चुनाव जीतोगे तो प्रधानमंत्री आपको कौन सा कैबिनेट देगा, आपको तो अभी यही नहीं पता कि कौन सा कैबिनेट मिलेगा। क्योंकि जो मेजॉरिटी बनेगा, मेजॉरिटी ग्रुप बनेगा, उसी का प्रधानमंत्री एंड मिनिस्टर्स होंगे। आपको भी तो यही नहीं पता मेजॉरिटी जो ग्रुप बनेगा उसमें कौन कौन होगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे फूड एंड एग्रीकल्चर चाहिए, मुझे ये वाला मंत्रालय चाहिए, लेकिन ये वाला मंत्रालय प्रधानमंत्री किसी और को दे देता है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि मैं कौन से मंत्रिमंडल में जाऊंगा, ऐसा वैसा। तो आपको तो कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी चीज उठा के पकड़ाई जा सकती है। तो इसी के सेंस में कई बार ऐसा होता है कि वो ऑटो पायलट मोड पे चलता है। जितने सचिव हैं, जितना सब सिस्टम है, वो खुद ही वो ऑटो पायलट मोड है। पर मिनिस्टर का बस ये है कि सर ऐसा ऐसा हुआ, वो सब ब्रीफिंग दे देंगे, फाइल्स भी लाके दे देंगे, सर अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिए, ऐसा ऐसा हुआ था, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 5 साल पहले ऐसा हुआ था, अभी है, अभी ये करना है, और बाकी फिर सर आपकी मर्जी। तो मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जानने समझने में, सचिव जितने भी अलग अलग होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं कि ऐसा करना वैसा करना। तो एक मोर और लेस ऑटो पायलट है वो। और प्राइम मिनिस्टर भी हेल्प करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तो अच्छी खासी चीजें तो ऑटो पायलट है। और इसी वजह से ऐसे ऐसे लोग जो मतलब ऐसे ऐसे मतलब उस सेंस में कि बन जाते हैं मंत्री अलग अलग सेंस में। और ऐसा नहीं कि सब कुछ काम इन्हीं को करना है, वो ऑलरेडी चल रहा है। वो मंत्री अगर नहीं भी होगा तब भी काम चलता रहेगा, ऑटो पायलट है। मोस्ट ऑफ द वर्क तो बस ये कि साइन कर देना, कुछ ना कुछ वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। एक और सवाल आयुषी पूछते हैं कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर क्यों कंट्रोल करता है। ये चलिए अभी आगे देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करता है, यही चलिए यही टॉपिक में यही डिस्कस ही करना है जो सवाल आए हैं। तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स। तो 1946 इलेक्शंस, हिंदुस्तान जब देश की तरफ बनता है, हिंदुस्तान इंडियन सिविलाइजेशन जहां पे अलग अलग साम्राज्य रहे छोटे बड़े, और फिर एक बड़ा साम्राज्य बना ब्रिटिश एम्पायर। और वो जब बड़ा साम्राज्य कन्वर्ट हुआ कि जब ब्रिटिशर्स गए और वो पूरे इलाके को कन्वर्ट किया जा रहा है वन नेशन में। तो 1946 इलेक्शंस कांग्रेस की जीत होती है। कांग्रेस की जीत होती है तो नेहरू बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड इन्होंने अलग अलग मंत्रालय दिए। जैसे सरदार पटेल बने होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यहां पे इनको जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिली। इसके बाद देश आजाद होने के बाद इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली। जॉन मिथाई, इनको रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला। डिफेंस सरदार बलदेव सिंह। तो इसी तरीके से अलग डॉक्टर अंबेडकर, इनको लॉ मिनिस्ट्री मिली। हेल्थ मिनिस्ट्री राजकुमारी अमृत कौर। तो अलग अलग सेंस में अलग अलग इन्होंने वो किए, मंत्रिमंडल बनाया। और अब जैसे ये हमने लगा ही दिया है, तो जैसे होमी जहांगीर, ये भाभा जो थे, इनको कॉमर्स दिया गया। और एक और चीज नेहरू के सेंस में एक और चीज इन्होंने करी, जो पार्टी ये अगर चाहते तो सिर्फ अपनी पार्टी के मंत्री बनाते, लेकिन इन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना था कि हिंदुस्तान का भविष्य जो हो वो किस तरीके से काम करे। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए इन्होंने जो अपोजिशन पार्टी के को भी एक मौका दिया अपने मंत्रिमंडल में। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें एक मंत्रालय दिया। ये हिंदू महासभा के थे, एग्जैक्टली हिंदू महासभा के थे कि नहीं आई एम नॉट श्योर, लेकिन है उसी आइडियोलॉजी के। ठीक है, तो ये इनको भी एक
मंत्रिमंडल इन्होंने दिया। तो खैर, तो प्राइम मिनिस्टर चूज होते हैं जो लीडर ऑफ द पार्टी, एंड प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं मेजॉरिटी ग्रुप के, वो फिर अलग अलग अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, क्योंकि ये तो हमने देखा कि एक टाइम पे आके लोकसभा पूरा डिसॉल्व हो जानी है, उस टाइम पे हेड ऑफ स्टेट बचेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट है जो कि ओथ दिलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अब जैसे लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव में अब अलग अलग पार्टी है, सबको अलग अलग वोट मिला है। तो जैसे कि हमने ये वाला 1989 इलेक्शंस देखा, तो यहां पे हम जैसे देखते हैं कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी के लिए चाहिए 272 सीट्स। अब 272 सीट्स तो देखिए किसी पार्टी की नहीं आई है, तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा, कौन मेजॉरिटी ग्रुप होगा? 1989 वही मंडल कमीशन वाला वीपी सिंह जिसमें प्रधानमंत्री बने थे। ये जो है, ये सीट्स कंटेस्टेड, कितनी सीटों में आप लड़े हैं, ये है कितनी सीटों में आप जीते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो कोई पार्टी नहीं है जिसको 272 सीटें मिली हो। तो अब यहां राष्ट्रपति का काम है कि वो प्रधानमंत्री कौन होगा, मेजॉरिटी पार्टी कौन होगी, उसको ढूंढे। और कैसे ढूंढे के सेंस में क्या, अब जैसे यहां पे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 197। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर को एक तरफ बुलाएंगे और कहेंगे कि क्या आपके पास मेजॉरिटी है, तो आप मेजॉरिटी साबित करो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर होंगे वो अलग अलग गठबंधन वो बताएंगे कि हमारा इस पार्टी से गठबंधन है, तो करीब 200 सीटें हमारे पास है, 30 उनसे ले लेंगे, 40 उनसे ले लेंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो मौका दिया गया इनको जनता दल को, जो अगली बड़ी पार्टी है 143। जनता दल को मौका मिला कि क्या आप अपनी मेजॉरिटी साबित कर सकते हैं। जनता दल के हेड को बुलाया गया और इन्होंने अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी। इस वाले चुनाव में वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वही मंडल कमीशन वाला केस है। तो जनता दल के लीडर ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर ली। इन्होंने कहा कि ये बीजेपी भी हमारे साथ है, सीपीआई भी हमारे साथ है, सीपीएम भी हमारे साथ है, और भी कुछ और पार्टीज के नाम अभी लिखे नहीं गए हैं, वो सब पार्टीज भी छोटी मोटी, जैसे तेलुगु देशम पार्टी और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऐसी और भी पार्टियां हमारे साथ। सीपीआई एंड सीपीआईएम, इनका डिफरेंस कभी किसी दिन बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी चैप्टर पे स्टिक करते हैं। तो ये वाली चीज हो गई। तो जनता दल में वीपी सिंह ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर ली कि ये भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो हमारा ग्रुप एक ऐसा है जिसको हमें 272 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो प्रेसिडेंट बुलाएगा इनको कि आप साबित करिए, साबित कर दिया तो ठीक है, ओके, आइए, ओथ दिलाएंगे और आप बन गए प्रधानमंत्री। और जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो अब आप चूज करें कि आपकी टीम कौन होगी। और जब आप चूज करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे जनता दल के पास 143 सीटें हैं, इन्होंने बीजेपी का साथ लिया, तो ऑब्वियसली बीजेपी के लोग कहेंगे कि हमें ये मंत्रालय और ये वाला मंत्रालय में हमारा मंत्री होना चाहिए। सीपीआई के लोग कहेंगे हम आपको 12 सीटें दे रहे हैं, तो हमें कम से कम 2 मंत्रालय चाहिए। यहां पे मांडवाली होगी कि नहीं, हम आपको एक ही दे पाएंगे। सीपीआईएम के लोग कहेंगे हम आपको 33 दे रहे हैं सीटें, तो हमें 3 मंत्रालय चाहिए। तो मांडवाली होगी कि नहीं, 2 ही दे पाएंगे। और वो वही चीज है कि कितना आप डील करते हैं। तो आप एक गठबंधन की सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट को चुनेगा, रेल मंत्री कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा, ठीक है। तो यहां से सब चीजें क्लियर हो गई। और ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोएलिशन गवर्नमेंट, और यहां कोएलिशन गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री की ताकत कंपैरेटिवली काफी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो कानून लाएगा, अगर ये पार्टीज हाथ खींच ले तो उसकी मेजॉरिटी गई। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर प्रधानमंत्री कोई ऐसा कानून ले आया कि बिल्कुल अतरंगा सा कानून है कि इसके अपने साथ वाले लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर वोटिंग हो जाए
और ये जिन्होंने साथ दिया था सरकार बनाने में, अगेंस्ट में वोट कर दें, सरकार गिर गई। ठीक है, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट्स और इन सब चीजों का फर्क होता है। हाँ, गठबंधन तो देखिए करना पड़ेगा। होगा, कैसे नहीं होगा? अगर सबके सब मना कर देते हैं दोबारा चुनाव होगा। और वैसे वो तो बहुत ही हाइपोथेटिकल केस हो जाता है, वैसा ऐसा कभी होता नहीं है। बस ये कि इतनी पार्टीज जो चुनाव लड़ेंगी तो भाई ग्रुप भले बड़ा बने, लेकिन ग्रुप बनेगा जरूर, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि सरकार में उनकी हिस्सेदारी ना हो। ठीक है, और ये तो हमने देखा ही कि यही जनता दल ने बोला कि हम मंडल कमीशन लाएंगे, रिजर्वेशन देंगे अगर हम चुनाव में जीत गए, और बीजेपी ने इनका साथ दिया, जनता दल का राइट विंग, कम्युनिस्ट पार्टीज लेफ्ट विंग हो के साथ दे रहे हैं इनका। क्यों? क्योंकि इनको कांग्रेस को हराना है। तो यहां पे अलग तरीके से वो खेल चलता है ना, और कौन नहीं चाहेगा सरकार का हिस्सा ना बनना। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। और जबकि प्राइम मिनिस्टर को कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोग अपने इलाके के सांसद के लिए वोट करते हैं या पार्टी के लिए वोट करते हैं, और फिर वो आता है जब स्टैट्स की इस पार्टी के इतने जो मेंबर्स जीत के आए इस पार्टी के इतने, और फिर वहां से प्रधानमंत्री कौन होता है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज के पास, हर किसी पार्टी के पास अपना अपना चेहरा है, एंड गठबंधन जब बनता है तो किसी और, फाइनली एक ऐसे आदमी को बनाते हैं जो सबको साथ में लेके रख सके कि ठीक है हम आपकी पार्टी से गठबंधन करते हैं, लेकिन आपका ये नेता हमें ठीक नहीं लग रहा, तो ठीक है वो पार्टी के लोग कहते हैं ये नेता चलेगा, हाँ ये नेता रहेगा तो हम गठबंधन कर लेंगे। तो इसी सब के लिए टाइम होता है, और तब तक जब तक ये डिसाइड नहीं हो रहा है तब तक ऐसा नहीं कि देश वैसे ही है कि कोई है ही नहीं अभी हेड, तो प्रेसिडेंट है वहां पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रेसिडेंट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी से पूछता है कि आपका मेजॉरिटी है कि नहीं, और आपका कोलिशन कैसा है, और फिर ये मौका देता है कि आप अपना वो साबित करें मेजॉरिटी। और अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या कोई अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन से कह सकता है जिसके लिए प्रेसिडेंट सोचता है कि ये मेजॉरिटी ला सकता है, कि आप अपनी मेजॉरिटी साबित करिए, क्योंकि ये तो नहीं कर पाए। ऑब्वियसली अगर उनके पास 272 से ज्यादा है तो बाकियों के पास नहीं होगा ना, तो जिसकी मेजॉरिटी वही बनेगा। ठीक है, तो आयुषी जैसे आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करता है और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर क्यों कंट्रोल करता है, तो इसके जवाब आपको मिल गए होंगे। और इसके बाद संतोष सवाल पूछते हैं, इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हुज डिसीजंस आर अबव। तो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, और लेजिस्लेचर में ही जिसकी मेजॉरिटी है वही उसकी सरकार होगी, एग्जीक्यूटिव। तो वो एक तरीके से पावर में एक ग्रुप है, तो जो बड़ा ग्रुप है वो कानून लाना चाहे वो पास करा देगा। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं ऑब्वियसली उनके पास ताकत कम है, तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में देखा जाए तो ज्यादा पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी लेजिस्लेचर में भी मेजॉरिटी, तभी तो एग्जीक्यूटिव बन पाए। वो मेजॉरिटी नहीं होती तो वो एग्जीक्यूटिव कैसे बन पाते। इसके बाद अब ये कानून पास करेंगे, अगर वो कानून गड़बड़ है कि वो कानून नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो ऐसे केस में पिटीशन दायर होंगे कोर्ट में, और अगर कोर्ट फैसला करता है कि कानून गड़बड़ है तो कानून हटा दिया जाएगा। तो एब्सोल्यूट पावर जुडिशरी की है, और इसी वजह से डेमोक्रेसीज को कहा जाता है कानून का राज है। डेमोक्रेसी में कभी ये नहीं कहते प्रधानमंत्री का राज है, प्रेसिडेंट का राज है, डेमोक्रेसी में यही कहते हैं कानून का राज है। एट द एंड सुप्रीम अथॉरिटी अदालत है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इतना गड़बड़ करोगे कि वो अदालत तक बात जाए और आप साबित कर भी दो कि हाँ ये गड़बड़ हुआ, तब अदालत बीच में टांग डालेगी। वैसे तो अदालत को और भी पावर्स हैं, अदालत खुद से भी सुओ मोटो केस ले सकती है कि हाँ ये
कोई बिना किसी के कंप्लेन के, बिना किसी पिटीशन के भी अदालत कोई भी केस ले सकती है, उसके पूरी पावर है। लेकिन आमतौर पे अदालतें खुद से नहीं करती जब तक कि लोग कंप्लेन ना करें। तो इन तीनों में सबसे मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है, क्योंकि कानून का राज है। यहाँ किसी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट का राज नहीं है, कानून का राज है। लेकिन कानून का राज तभी वो दिखाई देगा जब आप इतना गड़बड़ कुछ करोगे कि कानून को लाने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो अगर जुडिशरी मना कर दे तो कोई कानून नहीं बन सकता। जो कानून अगर है तो हटाया जा सकता है। जुडिशरी किसी कानून को चेंज भी कर सकती है। ये सब कुछ पॉसिबल है जुडिशरी के लिए। तो चलिए एंड करते हैं आज का सेशन।